सही है, बिल्कुल। चले, आज यूनिट नंबर 10 को हमने पढ़ना है। बुक से कुछ मैंने इसको कुछ शार्ट किया होता है, कुछ चीज़ों की डिटेल लिखी होती है। मेरे ख्याल में मैंने इस लेक्चर को आपको सेंड नहीं किया ना, ग्रुप में सेंड किया लेक्चर? नहीं, अभी वाला जो आप, चलें बाद में पढ़ लेना, है तो ये बुक वाला ही। चलें हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स। हालांकि एनेस्थेटिक्स नहीं आना चाहिए, एनेस्थीसिया आना चाहिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पहले तो एनेस्थीसिया क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया देखें, जो नशा ऑपरेशन करते वक्त दिया जाता है ना मरीज को, उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। अच्छा, अब वो ऑपरेशन चाहे माइनर है चाहे मेजर है, ठीक है, दोनों टाइप में एनेस्थीसिया। फिर एनेस्थीसिया की भी दो टाइप है, एक जनरल है और एक लोकल है। लोकल का मतलब होता है कि एक मतलब कि एक मखसूस एरिया में, ठीक है। और जो जनरल होता है वो आपको टोटली बेहोश कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है, आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। और जब आपको उन दवाइयों के असर से बाहर निकाला जाता है तो फिर आपको पता चलती है कि मेरा ये काम हो चुका है। मतलब ऑलरेडी तो आपको पता होता है कि मेरा, जैसे आप हम सी सेक्शन बड़ा आम है हमारे मुल्क में ना, मतलब कि 2000 के बाद ये बहुत ज़्यादा आम हो गया। इससे पहले बहुत शाज़ व नादिर होते थे और जो वाकई ज़रूरत होती थी जिस काम की, जिस ऑपरेशन की, वो होता था। अब क्या है, अब दोनों चीज़ें हैं ना। पेशेंट जो है वो दर्दें बेयर करती है कि चलें यार कोई नहीं, दर्दें आ जाएं और मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा दूं, और ना डॉक्टर बेयर करते हैं कि यार कौन इसको रात से दर्दें शुरू हों और सुबह तक चलते रहें। पहले होता था मतलब कि जो हमारे इधर इस एरिया में, यानी जनूबी पंजाब में कह लो, टोटल पाकिस्तान में दाइयों का सिस्टम होता था। दाइयाँ आपको आके मतलब कि सारी सारी रात आपके पास बैठती थी, ठीक है। इंजेक्शन भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस वक्त, ठीक है। वो देसी चीज़ें खिला पिला के आपका केस करती थी। अब वो चीज़ें नहीं है। और इसमें एक चीज़ तो ये है कि अब मुझे याद है, अच्छे से याद है, 90 से कोई 89 या 88 की बात होगी, मैं बच्चा था, लेकिन मुझे ये पता था कि मतलब ये समझ थी कि वो बताया गया कि वो फलां जो औरत है या फलां की जो घरवाली है उसका बच्चा होना था, बच्चा नहीं हुआ और दोनों मतलब फौत हो गए। मतलब जैसे जारी बात, पेशेंट फौत हो गया तो बच्चा भी फौत हो गया। ऐसे केसेस में ज़रूरत होती है, यानी अगर ब्रीच लाई है या आपका उल्टा है बच्चा, तो ऐसे केसेस में ज़रूरत होती है। ब्रीच का पता है ना, ब्रीच होता है मिसाल के तौर पे ये वॉम्ब है, यूट्रस है। ब्रीच होगा यूँ, यानी सर इधर होगा, धड़ इधर होगा और ये आपका रास्ता इधर है। और जो उल्टा जिसको हम कहते हैं वो ये है कि सर इधर होगा, पाँव इधर होंगे। उल्टा बसा वक्त हो जाता था, लेकिन ब्रीच लाई नहीं हो सकता था डिलीवर, ठीक है। खैर, ऐसे केसेस में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब तो हमारा फैशन है ना। क्या चलते हैं, ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज इनसेंसिटिविटी ऑफ पेन, यानी मैंने इसको छोटा सा करके बनाया है, मतलब कि है तो सारा ये इधर ही लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको तरतीब में देके बनाया। यानी आप, एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया आपको दर्द की सेंस खत्म कर देता है, आपको दर्द महसूस नहीं होता। एनेस्थेटिक ड्रग्स आर मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, मोस्टली ऑपरेशन में यूज होती हैं। या जैसे हमारे पास कोई आ जाता है, कट लगा होता है, तो हम उसको लोकल एनेस्थीसिया लगा के, लिडोकेन वगैरह लगा के हम उसकी स्टिचेस कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया जो आपकी बुक में लिखा है, वहाँ पे टाइप्स नहीं लिखी हुई है, वहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। मैंने इसको हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसमें जो है एनेस्थीसिया की दो टाइप्स हैं। पहली है जनरल एनेस्थीसिया, जनरल को हम जीए भी कहते हैं, इन शॉर्ट जीए, जनरल एनेस्थीसिया, और लोकल को एलए कहते हैं या लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में मैंने फिर दोनों बातों को अलग अलग लिखा है कि इट्स यूज्ड फॉर मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल सी सेक्शन। अब सी सेक्शन को तो मेरे ख्याल में हर आम फैम को पता है कि सी सेक्शन किसको कहते हैं। इट्स टोटल अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ बॉडी, यानी ये टोटली आप अनकॉन्शियस होते हो। बेटे उधर आप बेशक निशान ना लगाओ, आप बात समझो, आप इसको देख लेंगे, बेशक बाद में निशान लगा देना। टोटली आप अनकॉन्शियस होते हो, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने ऑपरेशन कराया अपना, तो मुझे उन्होंने ऑपरेशन से पहले जो प्रोसीजर किया उसका तो पेन हुआ है। जब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद मुझे फिर कोई पेन नहीं हुआ। इवन के उन्होंने फिर मुझे नींद का भी साथ केटामिन लगा दिया, कुछ देर के लिए मैं सो भी गया।
खैर आगे चलते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है जी। लोकल एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर माइनर सर्जिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट। आप कभी अगर आपने खुद का कोई प्रोसीजर कराया हो या कभी किसी का देखा हो कि डेंटल डॉक्टर जो होते हैं, अगर आपने इवन वो निकलवानी भी है दाढ़, तो वो वहां पर ही उसी मखसूस दाढ़ के सराउंडिंग में इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे लिडोकेन या ज़ैलोकेन जो भी नाम से आते हैं। और फिर उस दाढ़ को थोड़ी देर के बाद वो जगह सुन्न हो जाती है। वो कैसे सुन्न होती है आगे हम जाके उसमें लिडोकेन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो आपका दांत निकाल देते हैं। कोई भी प्रोसीजर करना हो, इवन रूट कैनाल को, वो अपना नर्व को डैमेज करते हैं, मतलब काट देते हैं, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। वो भी उसी तरीके से करते हैं। इट इफेक्ट्स लिमिटेड एरिया ऑफ बॉडी, यानी जो एरिया आप स्पेसिफिक है उसी पे इफेक्ट करता है, ज्यादा नहीं करता। बेनिफिट्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या है जी? पहले नंबर पर सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी है। आपको कहा जाता है, मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओटी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पेशेंट का जो ऑपरेशन का नाम ही सुनते थे तो उनके या तो कांपने लग जाते थे या बीपी हाई हो जाता था। तो उसको क्या करता है कि उसको उनको सिडेट करने के बाद उनकी जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी आपको पता है कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो हमने बताया था एंजाइटी में क्या क्या कुछ होता है, और हमने एक और बात मैंने आपसे कहा था कि डिप्रेशन जो होता है वो आपके पास्ट की परेशानियों का होता है, और जो एंजाइटी होती है वो आपके फ्यूचर की होती है कि मेरा अभी ऑपरेशन होना है। तो उसको वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। दूसरा इसका क्या है जी? लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी आपको जैसे ही एनेस्थीसिया दे दिया जाता है फिर आपको ये वो पता ही नहीं होती कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, यानी आपके स्केलेटल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मैं तो उसको नहीं काट सकूंगा, अगर रिलैक्स होंगे तो आसानी से काट के आपका जो बेबी है वो डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद एमनेजिया है। एमनेजिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, शॉर्ट टाइम के लिए आप भूल जाते हैं कि यार मैंने क्या करना था। आपने गजनी फिल्म देखी है? इसने देखी है? इसे पूछ लेना, ठीक है। वो जाता तो है मिसाल के तौर पर विलन को मारने के लिए, लेकिन भूल जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ, ठीक है ना। तो उसको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, और उस बीमारी का नाम है एमनेजिया। तो वो भी हो जाता है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इवन जब आप कमर में इंजेक्शन देते हैं उसके बाद आपके नीचे जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप अगर जाग भी रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो शॉर्ट टाइम आपकी मेमोरी जो है वो इनहिबिट मतलब लॉस हो जाती है। आगे चलें, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, यानी एनेस्थीसिया जो भी है जैसा भी है वो आपको, मतलब जैसा नहीं, सॉरी, लोकल एनेस्थीसिया जो है वो आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देता है। कैसे देता है? आपने ये क्रिकेट वगैरह देखते हो चोट लग जाती है, कभी एक दूसरे में बच जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो उनको अगर फौरी दर्द हो रहा होता है तो एक स्प्रे मिलता है, वो स्प्रे करते हैं उस लोकल एरिया में, वो सुन्न हो जाता है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए वो क्रिकेट खेल लेते हैं, उसके बाद फिर उनको रात को दाढ़ें होती हैं, फिर वो मेडिसिन जो है वो कोई ना कोई दवा खा लेते हैं। लेकिन उस वक्ती तौर उनको ना तो कोई टैबलेट खाने को दी जाती है, ना ही कोई इंजेक्शन दिया जाता है, उनको सुन कर दिया जाता है। तो ये क्या है? एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होते हैं। फिर आ जाता है जी डिप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, यानी आपके अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स, जैसे डिजायरेबल होता है कि खुद से हो, और जो अनडिजायरेबल है वो खुद हम नहीं चाहते हमें छींक आ जाती है, हम नहीं चाहते हमें खांसी हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को क्या करता है? आपका एनेस्थीसिया रोक देता है, ठीक हो गया। तो आप ना तो ऑपरेशन के दौरान खांसते हैं, ना छींकते हैं, ना कोई और जमाई शमाई कुछ भी नहीं होता। आगे चले, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है वो है एनाल्जेसिया, यानी आप अगर थोड़ा बहुत आपको कोई चोट लगी, आपने स्प्रे मार दिया, तो ये फौरी तौर पर ये पहली स्टेज है एनेस्थीसिया की, कि आपका सुन्न हो गया, आपको तकलीफ नहीं हो रही, ठीक हो गया। अच्छा, फिर दूसरी स्टेज जो है वो है सर्जिकल एनेस्थीसिया। दूसरी स्टेज में है एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, यानी आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप परेशान होते हैं कि यार मेरा ऑपरेशन हो रहा है, क्या होएगा। तो वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप एक्साइट हो जाते हैं, आपको कोई फील नहीं हो रहा होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होने वाला है। सॉरी। तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया यानी ऑपरेशन में जो आप देते हैं, जो भी ऑपरेशन है, ठीक है, व्हाटएवर एनेस्थीसिया है, जो भी ऑपरेशन है, वो जो है वो तीसरी स्टेज है। और चौथी स्टेज जो है वो कहता है स्टेज ऑफ मेडलरी डिप्रेशन, यानी आपको मैंने बताया था कि हाइंड ब्रेन में मेडल्ला होता है, पोन्स होता है और स्पाइनल कार्ड होता है। तो जो मेडल्ला और पोन्स स्पाइनल कार्ड के सराउंडिंग में होते हैं, जो मेडल्ला होता है वो हमें सारे मामला हमारे करा रहा है, सांस वही दिलवा रहा होता है, वही हमें जो है
बाकी हमारे चीज़ें जो हम जितने भी हमारे इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर आपने एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया, अब ये देखें ना, एनेस्थीसिया के लिए पहले एमबीबीएस करो, फिर 3 साल का एक डिप्लोमा होता है एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट का, फिर वो करो, उसके बाद आपको इजाज़त होती है कि आप जाके किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि आपने पेशेंट को देखना, मिसाल के तौर पर आप मेरे कद के बराबर हैं लेकिन आप पतली हैं, मैं मोटा हूँ, अब मुझे जो डोज देंगे वो आपको नहीं देंगे, जो आपको डोज लगेगी वो मुझे नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पढ़ के आते हैं। इन केस कोई मतलब कि ऐसा लेमैन एनेस्थीसिया दे देता है और ज़्यादा दे देता है, तो फिर मेडलरी डिप्रेशन हो जाती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, अनटिल अनलेस कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये चौथी स्टेज है, ये रेयर स्टेज है। ऐसा नहीं होता, पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो वो तो पूरी डोज देगा ना। खैर आगे चलें, ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं? मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट, वो मैंने फिर ब्रैकेट में कर दिया, इन एनेस्थीसिया। ठीक हो गया? अब पहले हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, वो 2 दवाइयाँ यहाँ पर आपके हैं, उन्हीं 2 को हम डिस्कस करेंगे। पहली है इनहेल्ड, यानी इनहेल आपको पता है यानी नाक के जरिए सूंघना, तो उसमें हेलोथेन है, और दूसरा इंट्रावेनस है, इंट्रावेनस वो है बेंजोडाज़ेपीन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। लोकल एनेस्थीसिया में क्या आता है जी? लिडोकेन है, ज़ैलोकेन है और लिग्नोकेन है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक ही लिखा है, मैंने तीनों के नाम लिख दिए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कभी नाम की परेशानी ना हो। चलें जी, हेलोथेन या बेंजोडाज़ेपीन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कहते हैं दीज आर जनरल एनेस्थीसिया ड्रग। ये क्या है? ये जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग्स हैं। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है जी? इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लिखेंगे स्पेशली, अगर एक ड्रग आती है ना तो आप लिखोगे कि इट्स, या ये ड्रग इट कैन बी इनहेल्ड, या इट्स इनहेल्ड। ठीक है, आपने लिखना है। अगर हेलोथेन आती है, अगर आती है बेंजोडाज़ेपीन, तो फिर आप कहते हैं इट्स आईवी ड्रग। ठीक है, इट्स इनहेल्ड ड्रग, इट्स आईवी ड्रग। अच्छा, फिर आगे वो चीज़ें जो हैं वो सेम है कि ये वेल अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, और जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को ही लिखना है। फिर आगे चलते हैं जी, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जिसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। दिस ड्रग बाइंड विद गाबा। गाबा को मैंने फिर अंडर ब्रैकेट करके लिख दिया कि गैमा इमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये ड्रग क्या करती है? गाबा के साथ, गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है एंड एक्टिवेट्स देम, और उनको एक्टिवेट कर देती है। फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ गाबा, और गाबा का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विच प्रोड्यूस इनहिबिटरी इफेक्ट्स। अब मैंने आपको गाबा के 5 रिसेप्टर पढ़ाए थे। गाबा के रिसेप्टर तो एक था, लेकिन डोपामिन के 5 पढ़ाए थे। उनमें 2 मैंने कहा था कि ये एक्साइट करते हैं, 3 जो है डिप्रेस करते हैं। तो फिर वो क्या करता है? डिप्रेस करता है, तो फिर इनहिबिट कर देता है इफेक्ट्स को, और आप सो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, यूजेस क्या है? इट्स यूज्ड एज जनरल एनेस्थीसिया बट लैक एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। यानी ये जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर तो यूज होता है, लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि ये आप जैसे ही जागेंगे तो आपको दर्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई इंजेक्टेबल देते हैं, या आईएम देते हैं, या आईवी देते हैं, या ट्रीटमेंट डाल देते हैं। आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है, मेरा भी हुआ है, इनको तो नहीं पता, अल्लाह करे इनका ना हो। उसके बाद कहाँ चला गया? इट्स स्केलेटल एंड यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट। क्या है जी? ये स्केलेटल और यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट है। देखिए, जब हम काम करते थे सर्जरी का, तो जो मेरे उस्ताद साहब थे वो एनेस्थीसिया वाले कहते थे कि डॉक्टर साहब मसल रिलैक्स नहीं हो रहा पेशेंट, फिर वो एक और कोई ना कोई लगा देते थे इंजेक्शन, जो भी उनके पास होते थे। तो फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता था, फिर हम इजीली सर्जरी करते थे। अगर रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, याद रखना, और रिलैक्स होगा तो फिर ब्लीडिंग कम होगी। और ये दवा जो है, ये जो बेंजोडाज़ेपीन है या हेलोथेन है, ये क्या करती है? एक तो स्केलेटल और दूसरा यूट्राइन मसल को रिलैक्स करती है। और तीसरा इसका जो है इफेक्ट वो है इट्स ब्रोंकोडायलेटर। ये क्या करती है कि आपकी सांस की नालियों को खोल देती है। आप सांस तो सो के ले रहे होते हैं, लेकिन ईजिली ले रहे होते हैं। ठीक हो गया बेटे? इसलिए हम ऑपरेशन के दौरान हमें कोई इशू नहीं होता, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। आगे चलें जी, इसके एडीआर में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन है। ब्रेडिकार्डिया इसलिए होगा कि आपको तकरीबन सुला दिया गया, आप अनकॉन्शियस हैं, तो आपका जो आप कह लो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो आपका दिल ऐसा ऐसा चलेगा। इसके साथ हाइपोटेंशन होगी, यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा।
दूसरी जो आपकी ड्रग है वो है ज़ैडोकेन। इट्स अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। अच्छा मैंने ड्रग यहाँ नहीं लिखा, चलें लिख देते हैं। इट्स अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लिखेंगे इट्स यूज्ड टॉपिकली और इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली मैंने आपको इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मजीद बता देता हूँ कि इंट्राडर्मली ऊपर एपिडर्मिस, नीचे डर्मिस और उसके नीचे हाइपोडर्मिस। और हमने डर्मिस में ये इंजेक्ट करना होता है। डर्मिस में इंजेक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, उस एरिया को, लोकल एरिया को क्या करते हैं, सुन कर देते हैं। और फिर इसका जो इफेक्ट है हम आगे पढ़ते हैं, चलिए वहां समझा देता हूँ। फिर अगली जो चीजें हैं वो सेम है। मोड ऑफ एक्शन क्या है जी? दिस ड्रग इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब आपको याद होगा बेटे, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने कहा था कि सेल का एक गेट होता है जहां से सोडियम एंटर होता है। सोडियम एंटर होकर क्या करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिसके हमने हार्ट में पढ़ा था कि ये इसको कंट्रैक्शन करवाता है और फिर ऊपर का जो ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर कैल्शियम जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ये क्या है? ये है दिस ड्रग इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। कहाँ इनहिबिट करती है? जहां भी आप दे रहे हो। मिसाल के तौर पर हाथ पे दे रहे हो, पाँव पे दे रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने नाखून निकालना होता है तो हम ये वाली जगह पे आपका लिग्नोकेन डाल लेते हैं और फिर हम नाखून को इजीली निकाल लेते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है जी? जब ये इनको इनहिबिट कर देती है तो एज अ रिजल्ट काज रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड वेसल। जब सोडियम आना बंद हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? वो जगह रिलैक्स हो जाएगी, मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे और वेसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। वेसल जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है वो भी रिलैक्स हो जाती है वहाँ पे, फिर ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं होती, फिर आपका इजीली वो स्टिचेस कर लेते हो या जो भी करना है आपने। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई बार वो जो कांटा अंदर चला जाता है हमारे यहाँ देहातों में फार्मर्स को, वो निकालने के लिए भी किया है। हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम कर लेते हैं। तो उसमें भी यही होता है, ब्लीडिंग कम होती है। आगे चलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं जी? इट्स मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये तो आप पहले भी बता दिया, आप दोबारा बता दिया। इट काज वेसोडाइलेशन सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एपिनेफ्रिन। जो लिडोकेन अकेला है वो वेसोडाइलेशन काज करता है, वेसल्स को खोल देता है। वो वेसल्स के जरिए आपके ब्लड सप्लाई में ये दवाई जा सकती है जो कि आपके नुकसानदेह होती है। लिहाजा इसके साथ एपिनेफ्रिन को डाला होता है ताकि वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाए। एपिनेफ्रिन का पता है ना? भूल गए? नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो वो दवाई डली होती है। हमने कहा था एड्रेनालिन में, हमने कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको हमें ये बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये वो चीजें हैं जो मैंने 20-25 साल पहले की हुई है। तो वो साथ साथ बताता हूँ। तो वो फिर क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन जब डालते हैं विच काज वेसो कंस्ट्रिक्शन, वो फिर वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है और फिर वो आपकी दवाई जो है वो मसल्स आपकी ब्लड सप्लाई में नहीं जाती। फिर इसका क्या है जी? इसका है जी, इट रिड्यूसेस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है फिर ये क्या करता है, आपकी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है, यानी आपके ब्लड में जब ये दवाई जाएगी नहीं, किसी भी जाके आर्गन को कोई तकलीफ नहीं देगी। इसके एरिया जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है, वो कभी कभार वो मतलब शाज़ नाज़िर होता है कि किसी को वहाँ उस लोकल एरिया में कोई एलर्जी हो जाए। ठीक हो गया बेटे, इसको बंद कर दें।